हाँ जी, तो ये रहा हमारा स्टूडेंट्स रूट लोकस टेक्निक का फोर्थ स्टेप, जिसमें हम ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं डिफरेंशिएशन की मदद से। देखें ऊपर ये टाइटल भी दिया गया हुआ है कि ब्रेक अवे एंड ब्रेक इन पॉइंट्स वी आर डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये एग्जांपल नंबर 8.3 है, जिसमें देखें वो कह रहा है कि फाइंड करें ब्रेक अवे या ब्रेक इन पॉइंट्स को फॉर द रूट लोकस ऑफ फिगर 8.13। बच्चों ये मुझे फिगर दिखाने का इतना कह लें शौक नहीं है, फिर भी आपको एक नज़र चले निगाहें आपकी हाथ दिखाई देता हूँ ताकि आपको पता चले यार मैं बात क्या कर रहा हूँ। ठीक है, आपको प्रीवियस एग्जांपल से भी थोड़ा रिलेट करके वैसे ही बता दूंगा। अब यार यहाँ पे आपने ज़रा गौर करना है, यहाँ पे हमारे पास जो इसकी इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग दो जीरोज हैं, दो पोल्स हैं। ठीक है, तो लिहाजा इसमें साफ पता चलता है हमारे पास ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट दो ही बनने वाले हैं। ज़रा गौर करें यार, ये जो रिंग लाइट है, मुझे एक मिनट ना दे, मैं रिंग लाइट को ऑफ करता हूँ, आपको ये क्लियर नज़र आएगा। ये देखें -1 और -2 के ऊपर हमारा पोल है। तो देखो मैंने बोला था ओरिजिन से आपने देखना है जो ऑड नंबर पे बनता है उसकी लेफ्ट साइड पे हमेशा जाएगी लाइन। या आप इस तरह से देख लो, यहाँ से हमने स्टार्ट किया करना स्टार्ट, ये पहला जीरो था, इस साइड से हमने देखना स्टार्ट करना था, ये ऑड नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो ऑड नंबर के मैंने बोला था इस साइड पे आपने लाइन लगा देनी है लेफ्ट साइड पे, तो ये लेफ्ट साइड पे देखे उसने अगले जीरो तक लाइन लगाई है। ठीक है, उसके बाद ये इवन नंबर है, इसको छोड़ दिया, वो आगे ऑड नंबर। यार ये क्या कर रहा है मेरे प्यारे भाई, ऐसे ना कर, ऐसे रह, क्योंकि यार मेरे हाथ से ना लैपटॉप जो है वो वाइब्रेट हो रहा है, इस वजह से ना कैमरा उसको पिकअप नहीं कर पा रहा। अभी ठीक रहेगा। तो देखो यार आगे जो -1 है ना, अब यार मैं यहाँ पे आपको थ्रू मोस ही बताता हूँ, ये ज़रा गौर करें। -1 जो है ये 8 नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तो लिहाजा -1 के मैंने लेफ्ट साइड पे लाइन खींचनी थी अगले पोल तक। तो ये देखें वहां तक लाइन गया, उससे आगे कोई पोल एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि ये इवन नंबर पे आ जाता -2, तो इसके ते हमने इस साइड पे लाइन खींचनी नहीं है, तो आगे कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो यहीं पे मामला स्टॉप हो गया। अब हमें ये पता होना चाहिए बच्चों, हमने आपको बताया था उसके बाद हम सेंट्रॉइड और वो असिम्प्टोट्स निकालते हैं। असिम्प्टोट्स तो एक खास पॉइंट होता है जो हमारा कह ले क्या करता है जी, हमें एंगल्स ड्रा करके देता है कि किस कह लें किसके अकॉर्डिंग हमारी लाइंस जो है ब्रेक अवे करेंगी, जिसे हम रियल एक्सिस सेगमेंट भी जानते हैं। ठीक है, रियल एक्सिस सेगमेंट के नाम से। अब यहाँ पे देखो ये इन दोनों के दरमियान कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे ये दोनों कह लें कि पोल्स की जो लाइंस आ रही हैं आपस में टकरा के यहाँ से क्या करेंगी, डाइवर्ज करेंगी मेन रियल एक्सिस में से। तो देखो ये वाला पॉइंट है। ठीक है जी, ये इन्होंने पॉइंट मेंशन किया हुआ है। इसी तरह से जीरोस और जीरोस के दरमियान भी देखो एक ऐसा खास पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों क्या कर रही हैं, डाइवर्ज कर रही हैं यहां से जीरोस की दोनों लाइंस। तो होता क्या है असल में बच्चों, सिंपल सी बात है, इस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए ही हम ब्रेक अवे ब्रेक इन पॉइंट्स का मेथड लगाते हैं, क्योंकि वो जो ब्रेक अवे या ब्रेक इन पॉइंट होगा ना बच्चों, ये वही पॉइंट होगा जिससे हमें पता चलेगा कि इन दोनों के दरमियान कौन सी ऐसी वैल्यू है जहां पे ये यहां से यानी कि डाइवर्ज हो रही हैं। अब देखो -1 और -2 के दरमियान कोई भी ऐसी वैल्यू हो सकती है, लेट्स से ये हो सकती है -1.5 हो सकती है, -1.6 हो सकती है। तो उस वैल्यू का पता लगाने के लिए जैसे हमने रूट लोकस को ड्रा करना है ना, तो हमें उस वैल्यू का पता होना चाहिए। हमने अभी तक रूट लोकस को ड्रा नहीं किया, हमने अभी तक बच्चे वो पता कितने स्टेप में, मतलब कि जो स्टेप किए उनमें क्या क्या किया है। हमने फर्स्ट स्टेप में जीरोस को लोकेट किया है और पोल्स को लोकेट किया है। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया है, हमने उनकी लाइंस यानी कि साइमेट्री को ड्रा किया है। उसके बाद थर्ड स्टेप में हमने रियल एक्सिस सेगमेंट को ड्रा किया सेंट्रॉइड और सिम्प्टोट्स को फाइंड आउट करते हुए। अब चौथे स्टेप में हम ये चीज फाइंड आउट करेंगे कि कौन से पॉइंट पे हमारे रूट लोकस जो है वो क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे हमारे मेन एक्सिस सेगमेंट में से, यानी कि जिसको रियल एक्सिस की लाइन कहते हैं, जो सिग्मा के नाम से यहाँ पे मेंशन है। ठीक है जी, तो अभी मैं लाइट को ऑन करता हूँ और फिर हम चलते हैं अपने रजिस्टर पे। मैं चाहता तो बच्चों प्रीवियस एग्जाम्पल भी ले सकता था, लेकिन जैसे आपके बुक वाले ने ली हुई है एग्जाम्पल्स तो चलना पड़ता है। वैसे आपने टेंशन नहीं लेनी, आपके बुक वाले ने ये भी बहुत एक एहसान किया हुआ है आप पे कि उसने ये सारा कुछ समझाने के बाद एक ऐसी एग्जांपल दी है या एक ऐसी स्किल असेसमेंट एक्सरसाइज है जिसमें सब कुछ आ जाएगा, एक एक स्टेप रिपीट किया जाएगा। ठीक है, तो देखो तो स्टूडेंट्स हमेशा आपको जो इक्वेशन दी गई होती है ना GFS, वो इस फॉर्म में दी गई होती है, उसके साथ HFS भी मौजूद होता है और K भी मल्टीप्लाई हुआ होता है, आपको इतना याद हो तो। आपके पास जो प्रीवियस इक्वेशन थी GFS की, आपको याद दिला दूं, वो थी हमने ये प्रीवियस क्वेश्चन में लिखी थी। यहाँ पे मैं आपको ना रफ जो मैंने साथ में रजिस्टर रखा हुआ है वो आपको लिख के दिखा देता हूँ। GFS इज इक्वल टू था हमारे पास K डिवाइडेड बाय समथिंग S+2 S+4 S+6, क्योंकि यार मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर करने हैं, कोई आपका डाउट ना रह जाए। ठीक है, अब ये वो इक्वेशन थी GFS इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाय S+2 S+4 S+6। कभी कभार इस फॉर्म में भी इक्वेशन आपको दी गई होगी। जैसा कि आप जानते हो यार HFS आपका क्या होता है, HFS आपका यूनिटी फीडबैक होता है या नॉन यूनिटी फीडबैक हो सकता है या कोई और फीडबैक हो सकता है। ठीक है, और K की वैल्यू आपके पास हमेशा इसके साथ K मल्टीप्लाई हो ही रहा है, क्योंकि ऊपर इसके अगर K है ना तो इसका मतलब K GFS की ये वैल्यू है। ठीक है, तो ये चीज आपने नहीं भूलनी। अब हम बढ़ते हैं यार इसके कहने हल की तरफ।
तो असल में ना ये जो k की वैल्यूज होंगी ना बच्चों, जो हम k की वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे डेरिवेटिव की मेथड से, वही हमारे पास यहाँ पे क्या होंगी, वो हमारे पास होगा यार, सिंपल सी बात है, वही हमारे पास ब्रेक इन और ब्रेक अवे पॉइंट्स का सबसे मेन पॉइंट होगा। तो जरा गौर कीजिएगा, इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना आपने, यानी कि इन सबको मल्टीप्लीकेशन इनकी कर देनी है k इंटू, अब देखो इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ जाएगा एस स्क्वायर माइनस 5s माइनस 3s, ये बन जाएगा एस स्क्वायर माइनस 8s। यार इतना आप कर सकते हो, इतने भी आप बच्चे नहीं रह गए। अब 8s आ गया और उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो चुका होगा और ये 15 आ चुका होगा साथ में, प्लस 15 ये बनेगा। ठीक है, आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। और बटे में क्या आ जाएगा, s का स्क्वायर आ जाएगा, 3s आ जाएगा और साथ में 2 आ जाएगा। ये मुझे वैसे ही देखें, इतना तो करना आता ही है यार हर एक को। तो ये आपके पास दो फॉर्म्स बन गई। इसके बाद आपने क्या करना है बच्चों, s को आपने ना यहाँ पे एक्सचेंज कर देना है डेल्टा के साथ। ठीक है, यानी आपने सबसे पहले तो आपको याद होगा, मैंने एक इक्वेशन आपको स्टडी करवाई थी, जैसा अगर किसी बच्चे को याद है तो बेटर है, वेल एंड गुड है। अगर किसी को नहीं याद फिर भी हम उस बच्चे को याद दिला देंगे, मसला नहीं है। ज़रा गौर कीजिएगा, आपको ये इक्वेशन याद होगी बच्चों, हमने ये चीज़ स्टडी की थी कि के जी ऑफ एस एच ऑफ एस बराबर होता है -1 के। ठीक है, सभी ने स्टडी की थी। हमने इसी के थ्रू दो इक्वेशंस बनाई थी, एक थी के की मैग्नीट्यूड, एक थी के का एंगल। के की मैग्नीट्यूड जिससे ये 1 के इक्वल आ जाता है, मैग्नीट्यूड यानी कि 2k + 1 × 180 डिग्री के बराबर आ जाता है, याद है ना, वही चीज़ है ये इस इक्वेशन से हमने इसको सॉल्व करना है। और हमने ना क्या करना है बच्चों, विद s इज इक्वल टू सिग्मा, हमने s को सिग्मा से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, चले आए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बच्चों k हमने असल में फाइंड आउट करना, तो k इसी साइड पे रह गया और -1 के बटे में चला गया g ऑफ एस एच ऑफ एस। तो जरा गौर कीजिएगा, अब मैं आपका ना सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। g ऑफ एस एच ऑफ एस यहाँ पे आपको साफ नजर आ रहा है, k g ऑफ एस एच ऑफ एस आपके पास बराबर आया k इंटू दिस टर्म, यानी कि k आपके पास एज इट एज इस साइड पे लिखा हुआ है। ये जो बाकी की टर्म है ये आपके पास क्या है, g ऑफ एस एच ऑफ एस है। ये मैं देखें करली ब्रैकेट लगा के बता रहा हूँ, ये इतनी रकम आपके पास g ऑफ एस और h ऑफ एस की रकम है। तो इसको अगर आप पुट करते हो तो बटे का बटा उलट के हमेशा ऊपर आता है। तो इसका जो अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं ना, इसका मतलब है ये जो इसके बटे में रकम है इसने ऊपर आ जाना, बट मैं एक दफा आपको लिख के दिखा देता हूं क्योंकि आप कंफ्यूजिंग पॉइंट पे हो गए। तो सबसे पहले तो यार मैं चले एक पॉइंट में ये लिख देता हूं, s स्क्वायर माइनस 8s प्लस 15। ठीक है जी, यही है ना आपके पास g ऑफ एस और h ऑफ एस, और बटे में आपके पास आ गया स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। मैं क्या कह रहा था बच्चों, s को रिप्लेस करना है सिग्मा से, तो बटे का बटा जैसा कि मैंने बताया उलट के ऊपर आ जाता होता है, ये रकम ऊपर आ जाएगी, ये जो s स्क्वायर है ना ये ऊपर आ जाएगी। तो देखो ये आ जाएगा माइनस इंटू s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारे पास बटे में रह गया s स्क्वायर माइनस 8s प्लस 15। बच्चों दिस इज नॉट कंपल्सरी, ये जरूरी नहीं है। आप मुझे पता है यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे, लेकिन ये इसलिए करना पड़ता है क्योंकि यार मेन जो हमने एक्सिस पे जिसके ऊपर पॉइंट लगाना होता है ना वो सिग्मा का एक्सिस होता है, डेट्स व्हाई हम सिग्मा से रिप्लेस कर देते होते हैं। बट दिस इज नॉट कंपल्सरी, ये जरूरी नहीं है, आप इससे ना भी करो तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, यानी कि आप s के साथ भी इसको सॉल्व कर सकते हो, इट डज नॉट मैटर। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, ये आप चाहिए तो कर लीजिएगा, ना चाहे तो मैं आपको इससे भी करने का तरीका बता देता हूं इसके साथ। ठीक है, अभी आप इस पॉइंट को एक साइड पे रख दो, इस पॉइंट को छोड़ दो। ठीक है, जरा मेरी बात गौर से सुनिएगा। ये आपके पास k आ गया, तो जैसा कि उसने बोला था आप ब्रेक अवे और ब्रेक इन पॉइंट्स को डिफरेंशिएशन की मदद से फाइंड आउट करोगे। वो कैसे करेंगे अभी आपको यहां पे समझ आ जाएगा। हमें कहा गया था बच्चों, इस रूल ने कहा था कि डी के ओवर डी एस, यानी कि अगर आप k का डेरिवेटिव s के लिहाज से लोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 0 होगा। ये खुद ये लॉ कहता है, मैं नहीं कह रहा, ये खुद ये लॉ कहता है, यानी कि हमारा ये फोर्थ स्टेप कहता है। तो लिहाजा देखो मैं क्या करता हूँ, इस टर्म का डेरिवेटिव लेता हूँ और इसको इज इक्वल टू 0 पुट करके फिर s के रूट्स निकालूंगा, यानी कि s की वैल्यूज निकालूंगा। जरा गौर करें, अगर मैं इस टर्म का डेरिवेटिव लेता हूँ इसके ऊपर लगेगा कोशेंट रूल, जैसा कि मैथ कहता है। और बच्चों देखो यार ये माइनस की कहानी आप भूल ही जाओ, माइनस से एक लिहाज से ना खत्म हो जाएगा, जब हम माइनस को उठा के दूसरी जानिब फेंकेंगे वो खत्म तो हो जाता है। अदरवाइज ये भी है, देखो आप जानते हैं कि डेरिवेटिव हमेशा वेरिएबल्स का होता है, ये कांस्टेंट टर्म होगी। एक स्टेप आप सबके लिए करूं, अदरवाइज मुझे ये भी नहीं था करने की जरूरत। मेरे ख्याल में तो मैं वैसे ही यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख सकता हूँ। देखो क्या होगा, ये k की वैल्यू आगे पुट करनी है ना, तो k की असल वैल्यू जो हमारे पास है यहाँ पे वो ये है s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर माइनस 8s
+15। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने माइनस नहीं लिखा। देखो बच्चों यार, माइनस एक कांस्टेंट टर्म है। आपको पता है जब हम ऐसे डेरिवेटिव लेते होते थे, लेट्स से 2x का मैंने डेरिवेटिव लेना, ठीक है, आपको एक एक पॉइंट समझा रहा हूं। तो मैं डेरिवेटिव क्या करता था, ये कांस्टेंट टर्म पीछे हट जाती थी और डेरिवेटिव आ जाता था सिंपल वेरिएबल का। यहां पे भी यही हो रहा है। ये -1 है असल में, -1 पीछे हट गया, ठीक है। जब ये -1 पीछे हटा, मैं क्या करता हूं, -1 को उठा के दूसरी जानिब ले जाता हूं। तो यहां पे ये -1 है। जब 0 को -1 पे डिवाइड करोगे, क्योंकि 0 के बटे में ही जाना है इस -1 ने, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लिहाजा 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज आल्सो 0, ठीक है। तो लिहाजा ये -1 वैसे ही खत्म हो गया, इसको भूल जाओ यार, आंसर आपका फिर भी सही आएगा, ठीक है। तो ये खत्म हो गया। अब हम यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगाते हैं। क्वोशिएंट रूल बच्चों ये उस वक्त लगता है जब बटे में ऐसे टर्म्स भरी हों। क्वोशिएंट रूल का ये कहना था, जो बटे में टर्म है पहले उसका बटे में ही स्केयर ले दो, यानी ये बटे में इसका स्केयर आ गया, ठीक है। फिर इस रकम को ऊपर एक दफा रिपीट करो, यानी कि s स्केयर -8s + 15, और डेरिवेटिव ले दो किसका, ऊपर वाली टर्म का, नॉमिनेटर का, जो कि ये है s स्केयर +3s + 12, सॉरी +2। उसके बाद वो कहता है सेंटर में लिखो माइनस। अब इन दोनों की जगह एक्सचेंज करो, ठीक है, यानी कि जिसका डेरिवेटिव हो गया उसको पीछे हटाओ और जिसका रह गया उसको आगे लाओ। तो लिहाजा अब क्या होगा, s स्केयर +3s + 2 ये पीछे हट जाएगा और डेरिवेटिव आ जाएगा नीचे वाली टर्म का जो हमारे पास थी, डिनोमिनेटर वाली रकम, जो कि है s स्केयर -8s + 15। ठीक हो गया बच्चों। अब आपने इसको सॉल्व करना है और इज इक्वल टू 0 है। अब देखो इसके बटे में बच्चों जो टर्म भी है उसने 0 से जाके मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाना। तो मैं पहले स्टेप में ही इसको 0 कर रहा हूँ, क्योंकि आगे लेके जाने की जरूरत को नहीं, ऐसे आप कहले कंफ्यूज ही होते रहेंगे। इस टर्म का बच्चों डेरिवेटिव क्या आने वाला है, देखें s स्केयर के ऊपर लगेगा पावर रूल, इसकी पावर पहले पीछे आएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो ये तो आ जाएगा 2s, ठीक है। और 3s का क्या आएगा, देखो ये 3s सिंपल है, 3 पीछे हटा और डेरिवेटिव आ गया ds ओवर ds, ये आपस में कट जाएंगे और इसका 3 आ जाएगा, यानी कि अंदर आ रहा है यहाँ पे 2s + 3, ये ऐसे आ रहा है, देखो s स्केयर -8s + 15 इंटू 2s + 3। और दूसरी तरफ की बात करूं इस साइड की, क्योंकि कांस्टेंट का बच्चों 0 आना है तो ये इसका डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है, ये 0 आ गया हुआ है, ठीक है। और इस साइड की बात करूं तो यहाँ पे क्या हुआ है, s स्केयर +3s + 2, इनका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये s स्केयर ही है, तो बच्चों s स्केयर का डेरिवेटिव हमने अभी अभी देखा है 2s आता है, तो ये तो 2s ही आएगा। और ये यहाँ पे, वहां पे था +3, यहाँ पे है -8, यानी कि इसका आ जाएगा -8 डेरिवेटिव। डेरिवेटिव आप लेना जानते हो और 15 का 0 आने वाला है, ये आपके पास टर्म आ गया। अब यहाँ पे आपने मल्टीप्लिकेशन करके बच्चों क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करने से आपने इसकी वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। अभी मैं आपके सामने सब कुछ करूंगा। कह लें इसने बहुत सिंपलीफाई किया होता है अपने क्वेश्चन को, ठीक है। मैं आपको बहुत सिंपल से सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाऊंगा, टेंशन नहीं है। अब यहाँ पे असल में आप चले जाओगे क्यूबिक में, यार ये मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो ना, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिखता हूँ या आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने रफ अमल के लिए दूसरा रजिस्टर रखा हुआ है, यहाँ पे सारी ना इनकी मल्टीप्लिकेशन करके आपको दिखाता हूँ एग्जैक्ट आंसर, ऐसे टाइम ज़्यादा हो जाएगा अगर मैं आपके सामने एक एक स्टेप करता रहा। तो देखो बच्चों उन टर्म्स को, यानी कि आपस में मल्टीप्लिकेशन से मेरे पास ये इतनी टर्म आई, ठीक है। अब जब मैं इनको देखता हूँ तो देखो 2s क्यूब, और ये पहले क्यूब वाली रकम देखें तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। उसके बाद स्केयर वाली रकमें देखते हैं तो देखो 3s स्केयर है -16s स्केयर है, यानी कि 3 में से -16 किया तो -13 रह गया, -13 ये उनके ऊपर डॉटेड लगा देता हूँ, -13 में जमा 8 किया, -13 जमा 8 बच्चों कितना होता है, 2 और 3 5, -5s स्केयर रह गया, -5s स्केयर -6s स्केयर हो गया, -11s स्केयर, ठीक है। ये सारे डन हो गए। अब आती है एस वालों की बारी। एस वाले देखो 30 में से मैंने 24 माइनस किया, 6 रह गया, ये दोनों डन। 6s आया इन दोनों का आंसर। 6s जब हमने बच्चों देखो 6s ये -4s 6s में से करे तो 2s, तो ये 26s आ जाएगा, ठीक है। तो यानी आपके पास आ गया यहाँ पे +26s, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम टर्म देखते हैं वो कांस्टेंट्स की टर्म है। देखो एक 45 है तो दूसरा हमारे पास यहाँ पे 16 है। 45 जमा 16 करें तो 61 होता है बच्चों, 61, तो +61 ये आपके पास टर्म आई है। इसको डायरेक्ट ला के यार यहाँ पे पुट करो, बाकी बातें बात की हैं, ठीक है। तो मेरे पास आ रहा है देखो बच्चों -11s स्केयर +26s +61 इज इक्वल टू 0। अब आप देख लीजिएगा, मुझे कंपेयर कीजिएगा और अपने बुक वाले को कंपेयर कीजिएगा। आप बोलेंगे सर आपने बहुत इजी कर दिया हमें, ठीक है। तो दिस इज द मेन पॉइंट। अब देखें हमने क्या करना है, यहाँ पे बच्चों क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हो, कंप्लीटिंग स्केयर का फार्मूला लगा सकते हो, किसी भी फार्मूले के थ्रू आपने एस की वैल्यूज निकालनी है। अब मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको, जरा गौर कीजिएगा। काफ़ी सिंपल है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हम आपके सामने ही वैल्यूज निकालेंगे, जरा गौर कीजिएगा कि मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिंपल इसके ऊपर यार क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगा देते हैं। यहाँ पे एस स्केयर के साथ जो नंबर होता है आपको पता है वो ए की वैल्यू होती है। उसके बाद जो यहाँ पे दरमियान में नंबर होता है वो बी की वैल्यू होती है, बी इज इक्वल टू 26 है, और सी की वैल्यू लास्ट में होती है 61,
ठीक है जी। अब इनको हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। देखें ये फार्मूला होता है S इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये फार्मूला होता है। ये आपने इसमें सारी ये वैल्यूज़ पुट करनी है। आपको एट द लास्ट s की कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी। मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कितनी आती हैं। ठीक है जी। बुक वाले को मैं कॉपी नहीं करूँगा क्योंकि मैं बुक वाले के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, मैं अपने अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। तो लिहाजा मैं इसमें वैल्यूज़ पुट करके देखता हूँ और आपको आंसर बताता हूँ कितना निकलता है। यार देखो यार, इतना जगह तो काफ़ी है। बी की वैल्यू जब पुट करेंगे आ जाएगा -26। ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट का देख लेते हैं कितना आता है। देखो 26 का स्केयर -4ac करते हैं। 26 का स्केयर आ गया -4 इंटू ए की वैल्यू है -11 और साथ में सी की वैल्यू है 61। ये देखें आप सबके सामने है 3360। ठीक है। ये मेरे पास अभी अंदर वाले सिस्टम की वैल्यू आई। अगर मैं इसका अंडर रूट ले लेता हूँ, अंडर रूट ऑफ आवर आंसर इज़ 57.96। ठीक है बच्चों। तो एक स्टेप इससे पीछे जाना पड़ेगा यार, क्या कर दिया मैंने। 3360 ये आया हुआ था, बटे में था बच्चों 2 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू है -11। तो 2 जब -11 से ज़रब खाएगा -22 आया होगा। ठीक है। तो अब आप इसको ओवरऑल जब करते हैं हल, तो देखें आपके पास क्या आएगा। एक तरफ आ जाएगा बच्चों, देखो इसका नेक्स्ट स्टेप आपको बताता हूँ। एक तरफ S1 की वैल्यू आएगी, एक तरफ वैल्यू आएगी S2 की, क्योंकि दो टर्म बनेगी ये प्लस माइनस की वजह से। एक तरफ आ जाएगा -26 जमा इसका जो अंडर रूट हमारे पास निकला था, अंडर रूट ऑफ 3360 वो था बच्चों 57.96। ठीक है। और बटे में है -22। एक तो ये आ जाएगी और दूसरी तरफ आ जाएगा -26 -57.96 डिवाइडेड बाय -22। इसको थ्रू कैलकुलेटर सॉल्व करें, आपको S1 की दो वैल्यूज़ मिलेंगी, एक S1 की और एक S2 की वैल्यू मिलेगी, यानी कि S की दो वैल्यूज़ मिलेंगी। तो देखते हैं क्या मिलती है। -26 जमा 57.96 होल में लेके इसका अंडर रूट क्या करना है, वो क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर दे देते हैं इसको -22। तो बच्चों जो इसकी फर्स्ट वैल्यू आई है वो है -1.45। ठीक है। और जो दूसरी वैल्यू इसकी निकलती है वो बस एक साइन चेंज मुझे करना पड़ेगा। मैं साइन चेंज कर देता हूँ, सेंटर वाला -57 पॉइंट, तो ये वैल्यू आ रही है 3.81, यानी कि वो राउंड ऑफ करके 3.82। देखें बच्चों मैंने किया अलहदा तरीके से है, आंसर वही आ रहे हैं जो बुक वाले ने आपको लिख के दिए होंगे अपने आंसर में। ठीक है। तो ये मेरे पास आया। अभी हम बच्चों यहाँ पे नेचुरली देखेंगे कि हमारे पास S1 की कौन सी वैल्यू इस्तेमाल होगी। ठीक है। ब्रेक अवे पॉइंट्स में और ब्रेक इन पॉइंट्स में से मैं आपको बताता हूँ। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं उसी शेप में आपको वापस लेके चलता हूँ जो हमारी शेप आई हुई थी। -1.8 इधर हो जाएगी और 3.82 उनके बीच में हो जाएगी। बिल्कुल। तो अब ज़रा गौर कीजिएगा, काफ़ी सिस्टम कह लें ईजी है आपके लिए, मुश्किल नहीं है। ये देखें इसने एक वैल्यू निकाली थी -1 और -2 के दरमियान में इसने एक पॉइंट लेके सर्कल को ड्रा किया हुआ है। ये जो ब्लू सर्कल आपको नज़र आ रहा है, तो वो वैल्यू थी -1.45 जो हमने निकाली और 3.82 पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये उधर 3 और 5 के दरमियान में थी। देखिए 3.82 पे इसने क्या किया हुआ है, वहां से सर्कल को खींच के लाया हुआ है। तो ये दो पॉइंट्स है सिग्मा 1 और सिग्मा 2, इसलिए इसने लिखा हुआ है यहाँ पे हमारी तरफ से आएगा S1 और S2, क्योंकि हमने ये दो वैल्यूज निकाली हैं। तो ठीक हो गया जी बच्चों। मुझे उम्मीद है यार आप काफ़ी हद तक इस चीज़ से मुतासिर हो गए होंगे, आपको समझ आ गई होगी। बच्चों ये एक अनस्टेबल सिस्टम था क्योंकि इसके रूट लोकस के जे ओमेगा एक्सिस पर इसके राइट साइड पे भी वैल्यूज एग्जिस्ट करती थी, लेकिन हमारे पास स्टेबल सिस्टम्स होंगे ज्यादातर। तो मैं आपको बताता हूँ स्टेबल सिस्टम में क्या करना है। अगर ऐसा होता, लेट्स से एज एन एग्जाम्पल, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, आपके पास कह लो यही शेप अवेलेबल है, मतलब कि शेप में ये जीरोस को नहीं है, बस -1 और -2 के दरमियान में आप एक पॉइंट ढूंढ रहे हो। ठीक है। और आप जब इसके ऊपर ये वाला फार्मूला लगाते हो, ये जो आपने सारा काम किया ब्रेक इन ब्रेक अवे वाला, तो आपके पास S की दो वैल्यूज आती हैं। जैसे ये आई हुई है, एक आई हुई है आपके पास यार -1.45 और दूसरी आपके पास आई हुई है कह लो -2.1 आई हुई है, या 2.3 कह लो, 2.4 कुछ भी कह लो। ठीक है। तो अब देखो ये दो वैल्यूज आएंगी, अब आप बोलोगे सर इसमें से कौन सी वैल्यू, यानी ये दोनों लेंगे या एक लेंगे। जरा गौर कीजिएगा, हमें वैल्यू चाहिए -1 और -2 के सेंटर में। तो जब ये ऐसी दो वैल्यूज आती है ना, तो फिर पता है हम क्या करते हैं, इसमें से एक को रिजेक्ट कर देते हैं और एक को एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट कौन सी करते हैं, जो उन दोनों के सेंटर में आती है, वो है -1.45। तो लिहाजा उस केस में ये वैल्यू हमारे किसी काम की नहीं होगी, बस इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन इंशाल्लाह आएगा और आपको समझ भी आएगी। तो अभी मुझे इजाजत दे, खुदा हाफ़िज़।